मालती जोशी जी की एक कहानी है, पूजा के फूल। क्यों में खड़े खड़े उसे आधा घंटा हो चला था। इतना ही समय शायद और लगेगा। उसके पांव तो अभी से जवाब दे रहे थे। कोई बेंच भी खाली न थी। पता नहीं ये लोग इतनी कम बेंचें क्यों डलवाते हैं, जबकि मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उससे आगे वाली महिला वहीं पसर कर बैठ गई थी। उसका भी बड़ा मन हो रहा था, पर सुरेश का डर था। जरूर वह यहीं कहीं खड़े होंगे। उसने तो कह दिया था, तुम खाना खाकर दफ्तर चले जाना। पर वह गए ही नहीं। यह जरूरी नहीं था। अपने निर्णय पर अब उसे पश्चाताप होने लगा था। सुरेश ने तो पहले ही कहा था कि अस्पताल में वे ही लोग जा सकते हैं जिनके पास समय हो अथवा जिनकी पहुंच हो। पर वह खुद ही अड़ गई थी। बेकार बंगले पर जाकर 15-20 रुपए दक्षिणा फूकने में क्या तुक है। 15 दिन पहले ही तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिली है। तभी डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ खत्म हो जाएं तो एक बार दिखा लीजिएगा। बस इतनी जरा सी बात तो अस्पताल में आकर भी पूछी जा सकती थी। पति पत्नी में अच्छा खासा विवाद हो गया था, पर वह अपनी बात पर अड़ गई थी। बहुत बेमन से ही सुरेश ने सुबह यहाँ लाकर छोड़ा था। उसने कह भी दिया था, बस मुझे छोड़कर चले जाना। पर अब पछतावा हो रहा है। पैदल चलकर घर पहुंचना क्या सरल है। सुरेश ने तो कह दिया था, टैक्सी कर लेना। पर कल को खुद ही मजाक बनाएंगे कि डॉक्टर के पैसे बचाकर क्या मिला। टैक्सी की चपत तो पड़ ही गई। उमा राव, उसका नाम आते ही वह चौंकी। अपना साज सामान एक बार फिर अच्छे से समेटकर उसने कमरे में प्रवेश किया। नमस्ते डॉक्टर साहब, चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने कहा। पर सामने दृष्टि जाते ही उसकी मुस्कान जैसे जम गई। मेज के उस पार क्या वही महिला बैठी है जिसके बंगले पर पिछले दिनों वह 4-5 बार हो आई है। इस रूखे चेहरे पर तो परिचय की एक हल्की सी रेखा भी नहीं है। कहिए, सीधा सपाट प्रश्न आया। जी, वो दवाइयाँ, मेरा मतलब है जो आपने लिखी थी, मतलब अस्पताल से जब छुट्टी मिली थी। वह बौखला गई थी और बौखलाहट में हकलाने लगी थी। प्रिस्क्रिप्शन है जी, उसने मिमियाते हुए कहा था। घबराहट में पूरी पर्स उलटती, तब जाकर कागज का वह टुकड़ा बरामद हुआ। वो डिस्चार्ज कार्ड तो होगा आपके पास? जी जी। उसने फिर पर्स का समुद्र मंथन किया और कागज का एक और पुर्जा निकालकर पकड़ा दिया। ये डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं है, केमिस्ट की रसीद है। इस बार उस आवाज में हेड मिस्ट्रेस का सा रुताब और तल्खी थी। वह फिर पर्स टटोलने लगी थी, यह जानते हुए भी कि डिस्चार्ज कार्ड वह लाई ही नहीं है। उस कागज को उसने इतनी अहमियत भी नहीं दी थी। सुरेश की सारी हिदायतें केमिस्ट की रसीदों के लिए होती हैं। मेडिकल बिल जो बनाना होता है। जल्दी कीजिए, बाहर और भी मरीज हैं। जी, वो डिस्चार्ज वाला कागज तो भूल आई हूँ घर पर। बस आप गोलियों के बारे में बता देती। ऐसे कैसे बता दूं? दिन में 50 मरीज देखती हूँ, सबके ब्यौरे याद थोड़े ही रहते हैं। कागज तो सामने होना ही चाहिए ना। तो चलूं, उसने असहाय सहाय भाव से कहा। डॉक्टर किसी महत्वपूर्ण फाइल में डूब गई थी। उन्होंने उमा की बात जैसे सुनी ही नहीं। हताश होकर वह बाहर चली आई। पाँव मन मन भर के हो रहे थे। सुबह 5 बजे से उठकर दौड़ भाग की थी, तब कहीं घर का काम समेट पाई थी। खाना बनाकर रखाई थी, सो अच्छा ही हुआ, नहीं तो बच्चों को और उनके पापा को भूखे ही जाना पड़ता। पर यह सारी तपस्या अब व्यर्थ हो चुकी थी। एक अवसाद भरी थकान उसे व्याप गई। वह सचमुच थक कर चूर हो गई थी। फिर भी मना कर रही थी कि वे दफ्तर निकल गए हों,
नहीं तो छूटते ही पूछेंगे, लेकिन वे गेट पर ही मिल गए। चलें? उन्होंने पूछा। वह चुपचाप साथ हो ली। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। खड़खड़िया साइकिल ही सड़क से बतियाती रही। सुनो, घर पहुंचते ही सुरेश ने कहा, मैंने बीच में आकर खाना खा लिया था, अब ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ दवाइयाँ वगैरह लानी हो तो बता दो, लौटते हुए लेता आऊँगा। उत्तर में वह एकदम फफक कर रोती। अपमान का वह अंश फिर वह एक बार नए सिरे से उसे आहत कर गया। क्या हुआ? सुरेश ने घबरा कर पूछा। उसकी रुलाई के आवेग से वे सचमुच डर गए थे। कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं बता दिया? आजकल तो ये जैसे एक आम नाम हो गया है, जैसे कभी मलेरिया या टाइफाइड हुआ करता था। डॉक्टरों का तो कुछ खर्च होता नहीं है, बस जरा सी जबान भर हिलानी होती है, पर सुनने वालों का तो दम ही निकल जाता है। ठीक से बताओ भाई, क्या हुआ? उन्होंने जरा बेजारी से पूछा। तब कहीं वह अपने अपमान की गाथा रुक रुक कर सुना पाई। सुनकर हंस दिए सुरेश। सरकारी अस्पतालों में तो यह सब होता है। तब क्या समझी थी? कोई तुम्हारे लिए स्वागत गीत गाएगा या पालक पलक पावड़े बिछाएगा? अपना सारा क्षोभ गुटक कर चुप हो गई वह। अब इस व्यक्ति को कोई कैसे समझाए कि इतने परिचित चेहरे पर अपरिचित चेहरे की अभिव्यक्ति कितना कष्ट देती है। 4-5 दिन यूं ही निकल गए। इस बीच वह बेहद थकी थकी सी बनी रही। काम तो खैर सब हो ही रहे थे, पर उनमें रस नहीं रह गया था। बस मशीनी ढंग से सब कुछ करके वह पड़ रहती। कहीं घूमने जाने का भी मन नहीं होता। सुनो, एक दिन सुरेश ने कहा, तुम्हारा एक बार चेकअप बहुत ज़रूरी है। कितनी पीली पीली लग रही हो। हमें नहीं जाना है कहीं, उसने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा। अरे तो क्या दुनिया में एक वही डॉक्टर है? उसने फिर हीला हवाला नहीं किया। ऑटो रिक्शा जब फिर उसी बंगले के सामने रुका तो उसने तड़प कर पति की ओर देखा। उतरो भाई, डॉक्टर से रूठकर तुम ठीक तो नहीं हो जाओगी। उसका मन हुआ कि इसी रिक्शे पर बैठकर लौट जाए, पर इस तरह बिना दिखाए जाने से तो सुरेश नाराज होंगे, उसने सोचा। पहली बार साइकिल पर डबल सीट आए थे दोनों, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। तब से डॉक्टर की फीस के साथ यह खर्च और जुड़ गया है। सच, इस महानगर में सेकंड हैंड ही सही, पर स्कूटर एक बहुत ज़रूरी है। अपनी बारी की प्रतीक्षा में वह मुंह फुलाए बैठी रही। पति मेज पर रखी फिल्म पत्रिकाएं पढ़ते रहे। बच्चों के कारण घर पर ये सब पत्रिकाएं लाना उन लोगों ने एकदम बंद कर दिया था। चलिए, आया बाई ने आकर कहा तो वह बेमन से उठी। उसे सहारा देने का बहाना करते हुए सुरेश भी साथ साथ उठ गए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर राव। वही सदाबहार मुस्कान। हाउ इज शी नाउ? वैसे तो ठीक हैं, बट शी इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड। पीली पीली भी लग रही हैं। बहुत जल्दी थक जाती हैं। दरअसल एक शादी में जा रहे थे हम लोग। सोचा पहले आपसे पूछ लें कि जा सकते हैं कि नहीं, इसके बाद ही रिजर्वेशन कराएंगे। फिर सुरेश ने एक पीला कागज़ निकालकर मेज पर रखते हुए कहा, पिछले हफ्ते मैं ज़रा टूर पर चला गया था। वो क्या है कि इनके सारे पेपर्स मेरे ही पास रहते हैं। वही तो, उस दिन ये हॉस्पिटल आई थी तो अकेली थी ना? सुरेश ने उनकी बात काटते हुए कहा। बंगले पर इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं पड़ी। हॉस्पिटल के लिए तो ऐसा है कि साथ मिल जाता है। मंद मंद मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने सारे केस पेपर्स फिर से देखे। उन्हें फाइल करने का तरीका बताया। फिर सुरेश को बाहर भेजकर जांच की। वह पूरे वक्त रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाए रही। ऐसा करते हैं, एक इंजेक्शन का कोर्स और लगवा देते हैं, डॉक्टर ने सुरेश को पर्ची पकड़ाते हुए कहा। अगले महीने फिर देख लेंगे। नमस्कार के साथ अपनी जेब हल्की करके वे लोग बाहर निकल आए। गेट के बाहर 2 ऑटो रिक्शा खड़े ही थे, पर उन्हें अनदेखा कर वे सड़क पर बढ़ गए। तुम बस से घर चली जाओ, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ, सुरेश ने कहा। आते हुए असलम भाई से भी कहता आऊँगा। क्या इंजेक्शन नस में लगेंगे?
हाँ, वही पिछले वाले जुड़वा इंजेक्शन है ना। मेरा हाथ बिल्कुल छलनी ही कर देंगे बस। तुम अभी से उसका दुख मत पालो, इसी से सब गड़बड़ होती है। उसने बाएं हाथ की नस मिलती ही नहीं थी, दाहिना हाथ बार बार इंजेक्शन लगने से एकदम भारी हो गया है। घर में काम करना उसके लिए कठिन हो गया है। 8-10 दिन अच्छे आराम से कट गए थे, अब फिर एक दिन छोड़कर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। उस पर ये कहते हैं कि तुम दुख मत पालो। ये तो शुक्र है कि असलम भाई का हाथ बहुत अच्छा है, पता भी नहीं चलता। पर बाद में तो कष्ट होता ही है। हर बार 5 रुपए उन्हें भी देने होते हैं। फिर भी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने से लाख दर्जे अच्छा है। 2 बार वह भी भुगत चुकी हूँ। तभी किसी ने असलम भाई का नाम सुझाया था। एक क्लास 2 ऑफिसर की पत्नी इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़ी रहे, यह सुरेश को भी अच्छा नहीं लगता था। कहते रहते हैं घर में चाहे दाल रोटी खा ले आदमी, लेकिन बाहर तो इज्जत से ही निकलना चाहिए। बस यह साइकिल ही सारा शो मार देती है। एक स्कूटर ज़रूरी हो गया है। हर बार कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्चा सामने आ जाता है। पिछले 6 महीनों से तो वह खुद ही बीमार चल रही है, पता नहीं कितना रुपया फूक गया है। सुरेश को कई बार गुस्से में आकर शीशियों के कागज फाड़ चुके हैं। कहते हैं बस सबकी कीमत ही पढ़ती रहो तुम, तभी तो दवाइयाँ असर नहीं करती। सुनो, 5 का नोट है तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों? असलम के लिए चाहिए थे। क्यों, पैसे नहीं है क्या? पैसे हैं बाबा, बहुत है। सुरेश ने खींच कर कहा। खुले खुले देना जरा अच्छा नहीं लगता। उससे क्या फर्क पड़ता है, 5 देना है कैसे भी दे दो। और सुनो, इंजेक्शन मैं इस हाथ पर नहीं लूंगी। सुन तो लिया बाबा, अब कितनी बार कहोगी। फिर भी उमा को संतोष नहीं हुआ। असलम भाई के आते ही उसने ऐलान कर दिया कि नस वाला इंजेक्शन वह बाएं हाथ पर ही लगवाएगी। जैसे आपकी मर्जी, वे मुस्कुराकर बोले। उस पर ही लगा देते हैं। लेकिन जितनी सहजता से वह कह गए, यह काम उतना ही कठिन साबित हुआ। सामान्य इंजेक्शन तो कब लग गया पता ही नहीं चला। पर्स नस ढूंढते समय उनके छक्के छूट गए और असलम भाई स्पिरिट का फोहा और सिरिंज लेकर एक नस तलाश कर रहे थे। दोनों पसीना पसीना हो गए, पर उसे न मिलना था न मिली। 4-5 जगह खून जरूर निकल आया। अब अब कुछ नहीं। वह झटके से उठ बैठी और अपनी बाह को देखती रही। वेरी सॉरी, असलम ने कहा, मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, सुरेश ने कहा और तस्तरी में एक एक के 5 नोट रखकर सामने कर दिए। असलम ने उनमें से 2 नोट उठा लिए, सलाम किया और उठ खड़े हुए। अरे यह क्या? जी बस एक इंजेक्शन लगाया है, एक ही के पैसे लूँगा। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं आप? आपने कोशिश तो पूरी पूरी की है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? भाभी जी को इतनी तकलीफ़ भी तो दी। बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। अच्छा जी चलूँ? परसों हाज़िर होऊँगा। उन्होंने फिर एक बार सलाम किया और अपना छोटा-सा बैग उठाकर चले गए। सुरेश बड़ी देर तक तश्तरी में रखे नोटों को देखते रहे। फिर धीरे से बोले, उमा, तुम्हारी रामायण कहाँ है? तिपाई पर रखी है, क्यों? मैं ये नोट उसमें रख दूंगा। क्यों? उमा, मैं कागज़ के इन टुकड़ों में बसी इंसानियत की महक को सहेजना चाहता हूँ। और सचमुच उन्होंने वे रुपये उठाकर माथे से यूं लगा लिए जैसे पूजा के फूल हों।